Hello everyone, welcome to the room of knowledge. I am in our channel The Billet. If you are new, then subscribe our channel and press the bell icon for the new updates. आज की क्लास जो है वो इन्वायरमेंट की क्लास का नेक्स्ट पार्ट है। आपको याद होगा मैंने एक क्लास और इन्वायरमेंट की ली थी। उस क्लास में मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए थे जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड थे। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था वो धारणीय विकास का टॉपिक था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही हम आज आगे का उसका टॉपिक शुरू करेंगे। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इसलिए क्योंकि इसके एक दो पॉइंट ऐसे थे जो रह गए थे, उनको कवर करते हुए हम आगे रियो सम्मेलन हुए यानी कि पृथ्वी सम्मेलन जो हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। जो आज की क्लास का जो पहला पॉइंट है वो मैंने लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था कि धारणीय विकास के लिए उन लोगों ने 17 लक्ष्य निर्धारित किए थे। क्या किया था? 17 पॉइंट्स डिसाइड किए थे कि ये पॉइंट्स अगर होंगे, अगर किसी देश ने इन चीज़ों को कर लिया तो वो सतत विकास को कर रहा है, सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा कर रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा कि किन किन देशों ने किन किन पॉइंट्स को पूरा कर लिया है या कौन कौन सी चीज़ें कर पा रहा है? तो उसके लिए उन्होंने एक इंडेक्स बनाया जिसका नाम दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। क्या नाम दिया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, यानी कि सतत विकास के लक्ष्यों को जो बताता है वो वाला इंडेक्स। ठीक है। इस इंडेक्स में 122 देशों, इस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो है 121 और इसमें पूरे टोटल देश हैं 163। यहाँ पे हम लोग कितने देशों को पूरे ले रहे हैं? 163 देशों को ले रहे हैं। यानी कि ये रैंकिंग जो दी जाती है वो 163 कंट्रीज़ को स्टडी करने के बाद दी जाती है, हर एक देश को अलग अलग, कि सबसे ज़्यादा किसने किया, फिर उसके बाद किसने किया, फिर उसके बाद। तो इस बार में जो भारत की रैंकिंग है 2022 में वो है 121। भारत की कौन सी रैंकिंग है? 121 रैंकिंग है। इसी के साथ एक और चीज़ थी कि वर्ष 2003 में, ईयर 2003 में यूएनओ ने क्या किया था? उस ईयर को सतत विकास लक्ष्य का वर्ष घोषित किया था। क्या घोषित किया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ईयर। यानी कि हम इस ईयर से एक रेशियो लेके चलते हैं कि हम इस ईयर से इस ईयर तक कितना हम डेवलप कर रहे हैं। तो उन्होंने एक वो बना दिया, जैसे 1991 वाला हम लोग रखते हैं जनसंख्या के लिए, है ना। जब एक एग्जैक्ट जनसंख्या रखनी होती है तो हम 1991 की रखते हैं। तो वैसे ही इन्होंने एक वर्ष का निर्धारण किया कि ये सतत विकास का जो वर्ष है वो कौन सा वर्ष है? 2003 का वर्ष है। कौन सा वर्ष है? 2003 का वर्ष सतत विकास का वर्ष है। फिर आगे आते हैं, एक पॉइंट आता है धारणीय कृषि का। ये धारणीय कृषि क्या है? सतत विकास की कृषि क्या है? यानी कि एक ऐसी कृषि व्यवस्था जिसमें हम बहुत ही कम केमिकल्स का या फिर ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जो हमारी फसलों को या ज़मीन को नुकसान पहुंचाए। ऐसा पहली चीज़ हम पॉइंट में ये ध्यान में रखते हैं कि हम उन चीज़ों का यूज़ ही ना करें, ऐसे उर्वरकों का यूज़ ही ना करें जो हमारी ज़मीन को नुकसान पहुंचाते हैं या फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि कुछ उर्वरक ऐसे हैं जो फसलों को बढ़ा तो देते हैं लेकिन उनको ज़मीन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन धारणीय कृषि क्या कहती है? धारणीय कृषि कहती है कि आप ऐसे चीज़ें लेकर आइए जिनसे कृषि भी हो और साथ में उसको कोई नुकसान भी ना हो। जैसे हम लोग पहले के समय में यूज़ करते थे गोबर का, है ना। तो गोबर कभी भी ज़मीन को नुकसान नहीं पहुंचाता था, वो खाद की तरह भी यूज़ होता था और उससे जो हमारी भूमि थी वो फर्टाइल रहती थी, उर्वर रहती थी। तो वैसी ही चीज़ें और क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं वो धारणीय कृषि के अंतर्गत हम सीखते हैं कि और क्या क्या हम ले सकते हैं। इसके लिए एक राष्ट्रीय मिशन घोषित किया गया था जो कि 2014-15 से चल रहा है। कब से? 2014-15 से ये चल रहा है, अभी तक चल रहा है। ये 2022 में भी है, आगे भी चलता रहेगा। यानी कि हम जब तक इसके लक्ष्यों को पूरा नहीं कर लेते, जब तक हम पूरी तरह से इस तरह की कृषि नहीं करने लगते कि हम हर जगह इस तरह से पारंपरिक
पारंपरिक कृषि के साथ साथ हम नई तकनीकों का भी यूज़ करें, लेकिन उन नई तकनीकों से हमारी जो भूमि है उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, ऐसा तरीका हमें ढूंढना है। और ऐसे तरीका ढूंढते ढूंढते हम कब से ढूंढ रहे हैं, 2014-15 से हमने कई सारे तरीके इस तरीके के निकाल भी लिए हैं और कुछ हम लोग आगे खोजे भी करते जा रहे हैं। तो आगे का पॉइंट जो है वो ये है कि ये जो मिशन है वो है एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का हिस्सा। किसका हिस्सा है? एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। जो जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान बनाया जाता है ना, उसका एक पार्ट है। मतलब ये पूरा जो है वो पूरा जलवायु परिवर्तन के लिए बनाया गया था, क्योंकि जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं जलवायु परिवर्तन में, बहुत ज़्यादा परिवर्तन डालती हैं जलवायु परिवर्तन में। तो उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाया गया और उस एक्शन प्लान में इस पॉइंट को भी शामिल किया गया कि सतत विकास की कृषि या धारणीय कृषि को भी हम इसमें शामिल करेंगे। और फिर आपको बताया था मैंने कि सबसे पहला जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है वो 1992 में स्टॉकहोम में रियो आयोजित किया गया था। ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में पहला पर्यावरण सम्मेलन था। इसको क्या क्या नाम दिया जाता है? इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहते हैं, अर्थ समिट कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। फिर आगे आ जाते हैं, इस सम्मेलन के बाद इसी के 5 साल बाद, कितने साल बाद? 5 इयर्स के बाद न्यूयॉर्क में एक और सम्मेलन हुआ, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से ही, पर्यावरण सम्मेलन के ही नाम से, जो कि हुआ न्यूयॉर्क में यूएनओ के द्वारा, ठीक है, जिसको Rio+5 कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इसी के लिए हुआ था। ये वाला रियो में हुआ था 1992 में, एक स्टॉकहोम में हुआ था, आपको बताया था। ये 1997 में, ये जो 1992 में हुआ था पर्यावरण सम्मेलन, ये रियो में हुआ था। 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ है। अब ये जो न्यूयॉर्क में हुआ है ये इसी के लिए हुआ था, यानी कि हम इसकी 5वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इस सम्मेलन का बैठक का आयोजन किया गया था। जब बैठक आयोजित हुई तो इन्होंने इसको नाम दिया Rio+5 या पृथ्वी सम्मेलन 5। क्या नाम दिया? अर्थ समिट 5 या फिर Rio 5, इस नाम से इसको जाना जाता है। फिर उसके भी 5 साल बाद ईयर 2002 में Rio 10 का आयोजन किया गया, ठीक है, 10वीं वर्षगांठ के तौर पर भी आप इसे कह सकते हैं, है ना। फिर 10वीं वर्षगांठ के तौर पर हम देख सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक हर साल जो सम्मेलन होते हैं उनको हम 5-5 साल में ये देखते हैं कि हमने उन लक्ष्यों को जो हमने शुरुआत में बनाए थे और अब जो हम कर रहे हैं उनमें और अब में कितना फ़र्क आया है और हमने उनमें कितने लक्ष्यों को पूरा कर लिया है। 5-5 साल में ये क्यों किए जा रहे हैं, बैठ के क्यों की जा रही हैं? ये सिर्फ इसलिए की जा रही हैं ताकि वो ये देख सकें कि 5 साल पहले या 10 साल पहले या 15 साल पहले जो हमने नियम बनाए थे कि हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है जलवायु परिवर्तन से और पर्यावरणीय प्रदूषण से, तो ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। तो ये इसके लिए ये 5-5 साल में हर एक बैठक आयोजित की जाती है जिसको रियो के नाम से हम जानते हैं। लेकिन सारे सम्मेलन रियो में नहीं हुए हैं, पहला सम्मेलन रियो में हुआ था जिसकी वजह से इसका नाम रियो सम्मेलन दिया जाता है, ठीक है। आपने देखा 1997 में ये न्यूयॉर्क में हुआ, फिर 2002 में हुआ, इसको भी रियो कहते हैं। और ये Rio 20 लिखा हुआ है 2012 में, इसका ये भी हुआ था, ये लेकिन रियो में ही हुआ था, ठीक है, ये रियो में ही हुआ था। ये इसलिए हुआ था कि ये एक तरह से 20 साल पूरे होने पर एक वर्षगांठ के रूप में उस जगह को सेलिब्रेट करने के रूप में कि हमने इतने सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, इसके लिए ये सेलिब्रेशन एक तरह से सेलिब्रेशन था। 2020 का जो Rio 20 सम्मेलन था वो एक तरह का सेलिब्रेशन था और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था 20 में Rio 20, इसको काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और इसमें जो है इसका जो आयोजित हुआ था इसमें एक शीर्षक दिया गया था, इसमें शीर्षक एक दिया गया था जो लिखा गया था द फ्यूचर वी वांट। उसका नाम हमने क्या दिया था? द फ्यूचर वी वांट, ऐसा फ्यूचर जो हम चाहते हैं, ऐसा फ्यूचर जो हम चाहते हैं। और हम कैसा फ्यूचर चाहते हैं? जिसमें सारी चीज़ें अच्छी हो, तकनीक भी हो और प्लस
पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुँचे। हम कैसा फ्यूचर चाहते हैं कि हम तकनीकों का उपयोग भी करें, लेकिन हम अपने पर्यावरण को भी बचाए रखें और जो सतत विकास की धारणा है उसको बनाए रखें, यानी कि आगे आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए अभी के हम चीज़ों का उपभोग करें। तो आज की जो ये क्लास है इसमें बस ये सारी चीज़ें हैं। इसके आगे की जो क्लास होगी उसमें मैं आपको इसके आगे के पॉइंट्स जो कि पारिस्थितिकी से रिलेटेड होंगे वो मैं बताऊंगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।